नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र में। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है पंकज। उम्र लगभग 27 साल। शादी हो चुकी थी और इसके बाद पत्नी ने अब एक तरह से तलाक भी ले लिया था और तलाक में बहुत सारा पैसा देना पड़ा था पंकज को, उनके परिवार को। शादी अरेंज मैरिज थी। उनके पिता ने, अब रिश्तेदार ने अब उनके साथ करवाई थी, लेकिन शादी नहीं पाई। आखिरकार एक तरह से अब जैसे पहले थे बैचलर, फिर बैचलर ही रह गए थे। पत्नी अपने मैके जा चुकी थी बहुत सारा धन लेकर के, और धन की कमी से पंकज बहुत परेशान थे। लेकिन अच्छे खाते परिवार के थे और पैसे की अब कमी तो थी नहीं, लेकिन इतना पैसा वो ले जाने के बाद अब एक तरह से पंकज का जो हिसाब किताब था गड़बड़ा चुका था। पंकज जो थे ना, महाराष्ट्र के रहने वाले थे और साल था 2014 का। तो पंकज के साथ में अब क्या घटा था, इसके बाद आगे की कहानी में आप जानने की कोशिश करते हैं। पंकज जी बताते थे कि वो साल जो था ना, मेरे लिए सबसे मनोहर साल था। जब ये साथ मेरे साथ में घटा था, इतना नुकसान उठाने पड़ा, शादी ब्याह में बहुत खर्च हुआ, इसके बाद तलाक में बहुत सारा पैसा देना पड़ा। एक तरह से मेरी आधी पूंजी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा था। लेकिन इसके लिए मैं अपने पिता को ही दोषी मानता था। उन्हीं की जिद के आगे ये सब हुआ था। मैं तो उस लड़की को, परिवार को देख करके ही मना कर चुका था कि नहीं, मुझे ये शादी करनी नहीं है। लेकिन पिता इतना दबाव बनाए थे कि आखिर मुझे थक हार करके उस शादी को करना पड़ा। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब मैं अपने काम को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस घर में मेरी अब एक तरह से रात में नींद नहीं आती थी। जिस घर में मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था, वो पलंग को देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता था। और आखिरकार मैं अपने पिता को, घर को छोड़ दिया था। मैं अपने परिवार को छोड़ दिया था। अब पिता का ही बनाया हुआ एक छोटा सा फार्म हाउस था और उसमें मैं अपना आशियाना जमा लिया था। मेरे परिवार, मेरे पिता बहुत कोशिश करते थे कि नहीं बेटा, तुझे अकेले नहीं रहना है। लेकिन मैं सबको मना कर दिया कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला ही पसंद अब आ रहा है, आप लोग चिंता मत करो। पिता कोशिश में थे कि दोबारा शादी करवाई जाए, लेकिन मैं अब एक बार, अब वही कहावत है ना कि मैं अब नहीं करना चाहता था। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना, वही बात मेरे पर सिद्ध हो रही थी। मैं तो डर चुका था कि मैं दूसरी शादी करूं और वो भी ऐसी निकली, तब क्या होगा। नहीं बाबा, मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं अपना बिजनेस संभालने में लगा था, मेरा पिता का बिजनेस। अब तो बिजनेस से रिटायर हो चुके थे और घर पर ही रहते थे। अब सारा काम तो मैं ही संभाल रखा था। मैं अपना ऑफिस से निकलता और मैं अपने रात के टाइम फार्म हाउस में पहुंच जाता था। दो चार पैक लगाने के बाद खाना खाता था और इसके बाद चैन की नींद सो जाता था। ऐसे ही मेरे साथ में लगभग 6 महीने से सिलसिला चल रहा था। कभी कभी कोई ज़रूरी काम होता था तो दिन के टाइम मैं अपने घर जाता था, परिवार वालों से मिलता था। और तभी मेरे परिवार वाले कहते थे कि पंकज, अब छोड़ो फार्म हाउस, घर पर आकर रहो। लेकिन मैं सबको मना कर देता था कि नहीं, मुझे वो फार्म हाउस ही पसंद है, मैं अकेला ही रहना पसंद करूँगा। आखिरकार वो सिलसिला मेरा चलने लगा। दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था और शाम के टाइम अपनी कार दौड़ाता हुआ आप अपने फार्म हाउस पहुंच जाता था। दो चार पैक पीना, खाना खाना और फिर सो जाना, सुबह उठना और फिर अपने काम पर लग जाना। एक रात जब मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो चुका था, एक पार्टी से मिल कर के हमें अब शहर से फार्म हाउस की तरफ लौट रहा था, तो रात के 11 बज रहे थे। मैं अब हाईवे छोड़ करके, मेन रोड छोड़ करके अपने फार्म हाउस वाले रास्ते पर अपनी कार लेके मुड़ चुका था। और तभी मेरे कार के आगे एक लड़की पैदल जाती हुई दिखी। अब उसको देख करके मैं हॉर्न बजाने लगा ताकि वो रास्ता छोड़ करके एक साइड में खड़ा हो जाए। और वो जो फार्म हाउस का रास्ता था ना, आगे कई गांव को जोड़ता था। मुझे लगा कि वो आगे वाले गांव की रहने वाली होगी, रात बिरात में कहीं से आ रही होगी। ऐसा कई बार हो जाता है। आखिरकार हॉर्न बजाने लगा ना, और तब उस लड़की का ध्यान अब एक तरह से पड़ा। और तब वो कार से थोड़ा हट गई, रास्ते से हट करके, और हाथ देने लगी, मतलब इशारा करने लगी कि कार रोको, कार रोको।
मैं अब जान चुका था कि लड़की वो लिफ्ट मांग रही है और ज़रूर वो बगल के गांव की रहने वाली होगी। अब मैं देखा लड़की जवान है, सुंदर है, गांव वाले कपड़ों में थी, सीधी सादी लड़की थी और रात का टाइम था, आधी रात होने वाली थी। अब मुझे उस लड़की पर तरस आ गया था। अब मैं अब जानबूझ करके अब उस लड़की को सामने कार रोक दिया। कहाँ जाना है तुम्हें, मैंने पूछा। तब वो इशारा किया कि आगे, मतलब आगे गांव के रहने वाली थी। मैंने बोला जल्दी से बैठ जाओ। लड़की आ करके कार में बैठ गई। जैसे ही कार के अंदर बैठी ना, एक जैसे मोगरा का फूल होता है ना, वैसे ही खुशबू मेरे कार में आने लगी। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया था वो मोहक खुशबू को सूंघ करके, महसूस करके कि देखने में तो गरीब परिवार की लड़की लग रही है, लेकिन ये इतना महंगा स्प्रे लगा रखी है। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं और मैं अपने कार चलाता रहा। अभी कुछ मिनट का टाइम था हमारे फार्म हाउस का। अब मैं उस लड़की को उस गांव तक छोड़ना भी चाहता था। रात का टाइम है, अब ठीक भी नहीं है अकेले लड़की को रात में चलना। आखिरकार मैं उस लड़की से पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। तब वो लड़की कहने लगी, मैं शहर गई थी किसी काम से, लेट हो गया था। जब मैं इस रोड पर उतरी ना, तो हमारे गांव की तरफ कोई जाता हुआ नहीं दिख रहा था। तब मैं अकेले ही पैदल चलने लगी। अब आगे आपकी कार अब आ चुकी थी। बस इतना ही बता पाई थी। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है। तब वो कहने लगी कि एक बूढ़े बाबा हैं, मेरे पिता हैं और मेरी माँ है। मैंने बोला कोई भाई और कोई बहन नहीं है। तब कहने लगी नहीं, मेरे परिवार में बस यही दो लोग हैं और मैं हूँ। बाबा क्या करते हैं, मैं पूछा। बोले बस थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, लेकिन उस खेती बाड़ी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे तैसे हमारा परिवार का गुजारा हो रहा है। अब तो मेरे बाबा बीमार भी पड़े हैं और उसी सिलसिले में मैं गई थी ताकि मैं कुछ मदद कर सकूं अपने बाबा को, लेकिन बात बनी नहीं। मैं खाली हाथ लौट रही हूँ। बड़ा तरस आया था उस लड़की पर। अब मैं कहने लगा तुम चिंता मत करो, क्या हुआ पापा के, तुम्हारी बीमारी क्या है। अब वो कुछ बात बताई। अब मुझे उस लड़की को देख करके बहुत याद आ रहा था। और तब मैंने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे रहा हूँ और अपने बाबा को जाकर इलाज करवाना, और आगे भी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे से मदद मांग लेना। अब मैं तुम्हें अपना ठिकाना भी बता देता हूँ। इसके बाद फार्म हाउस आ गया था, तो मैं फार्म हाउस के गेट पर गाड़ी रोक दिया। अब मैं कहने लगा कि मैं इसी फार्म हाउस में रहता हूँ और ज़्यादातर मैं रात में या सुबह जल्दी मिलता हूँ। इसके बाद मैं मिलता नहीं। कोई भी ज़रूरत परेशानी हो तो आकर के मुझे बता देना। अगर शहर जाना हो तो सुबह सुबह आ जाना, मैं अपनी गाड़ी में बिठा करके तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगा। लड़की अब एक तरह से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर वो गाड़ी का गेट खोलने लगी। मैंने कहा अरे मैं चल रहा हूँ ना, तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तब लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, आपने अब यहाँ तक पहुँचा दिया ना, अब यहाँ से मेरा गांव तो बिल्कुल पास में ही है, मैं तो दौड़ते हुए निकल जाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। और लोग बाग भी देखेंगे कि इतनी महंगी गाड़ी में मैं गांव में आ रही हूँ, तो लोग बाग भी ना जाने क्या क्या सोचेंगे। अब मैं लड़की की बात को समझ रहा था और वो जो एक एक बात कह रही थी ना, बहुत ही सोच समझ के कर रही थी। मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं अब हमको देख करके गलत अर्थ ना लगाया जाए। और आखिरकार मैं कुछ पैसे दे करके लड़की को विदा कर दिया था और लड़की वास्तव में दौड़ती हुई आगे की तरफ निकल चुकी थी। अब जब दिखाई नहीं दी, तब मैं अपने फार्म हाउस में आ गया था। आज मुझे बहुत ही संतुष्टि मिल रही थी कि चलो मैंने किसी का अब मदद किया। अब एक तरह से सुकून एहसास हो रहा था। अब रोज़ की तरह फ्रेश होना, अब फिर दो चार पैग लगाना, अब खाना तो मैं लेके आता था, अब पैग लगाने के बाद खाना खाना, आराम करना, यही तो मेरा काम था। इस फार्म हाउस में तो इसीलिए आता था मैं, ताकि मुझे एकांत मिल सके। खैर, अब उसके बाद मैं सुबह निकला और देर रात को लौटा। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो लड़की कभी मुझे मिली नहीं। अब मैं उस लड़की की चिंता कर रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, उसके बाबा की तबीयत ठीक हो चुकी है या अभी भी बीमार है। अब मैं गांव में जाने का मन भी बना लिया था, लेकिन सोच समझ करके यारी लड़की जवान है, उसके घर पर जाऊंगा और फिर न जाने कैसे कैसे लोग
अब एक तरह से देखेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे। उसने अपना अता पता तो सब कुछ बता दिया था। अगर मैं चाहता ना तो मैं ज़रूर उसके घर पहुंच सकता था, लेकिन मैं सोच समझ कर गया नहीं। 2 दिन बीतने के बाद मैं फार्म हाउस पर आ रहा था। सेम उसी जगह पर। हाँ, टाइमिंग जरूर अलग थी। आज थोड़ा जल्दी में आ चुका था, तो 10 बजे के आसपास की बात थी। अब वही लड़की अब वो सड़क के किनारे खड़ी, गांव वाले सड़क पर, फार्म हाउस वाले पर, अब मेरी कार देख करके हाथ का इशारा करने लगी। अब उस लड़की को मैं हेडलाइट की रोशनी में देखा तो मैं गाड़ी रोक दिया, दरवाजा खोल दिया। लड़की झम से आकर के बैठ गई। आज भी वही मोगरे वाली फूल की खुशबू आ रही थी। जैसे ही फूल का खुशबू का एहसास हो रहा था ना, मेरा रोम रोम में एक अलग तरह का रोमांच अब हो चुका था। वो लड़की मुझे आज बहुत ही सुंदर और दिल को भा गई थी। अब ऐसी सीधी सादी लड़की थी, सीधी सादी कपड़े पहन रखी थी, लेकिन एक चेहरा मोहरा होता है ना, अलग ही दिखता है। अब उसकी आंखें बिल्कुल जैसे मदहोश कर देने वाली थी। अब मैं उस लड़की से बोला, अरे आज फिर तुम लेट आ रही हो, कहाँ गई थी? तब वो लड़की कहने लगी, शहर से आ रही हूँ। और देखिए ना, अभी बाबा का इलाज चल रहा है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा इलाज में। मैं मदद के लिए गई थी अपने रिश्तेदारों के पास में, लेकिन वह वहाँ भी मदद नहीं मिला। तब मैं कहने लगा कि घबराओ मत, मैं तुमसे बोला था ना कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे फार्म हाउस में आ जाना। तुम तो आई नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार भी किया था। अब मैं तुम्हारे घर पर नहीं गया था कि लोग बाग न जाने सोच करके क्या उंगली उठाएंगे। मैं डर गया था। आखिरकार वो लड़की मुस्कुराने लगी। हाँ, कहने लगी, बाबू क्या आप मुझे याद कर रहे थे? मैंने बोला, हाँ। हाँ, मेरे मन में शरारत हो उठी थी। मैं उसको देख रहा था तो मुस्कुराते हुए कहने, बाबू क्या कभी लड़की नहीं देखी? मैंने बोला, मैं लड़की तो बहुत देखा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। एक तरह से मैं अपने दिल की बात अनजाने में बोल पड़ा था। अब पहला अब हमारा प्यार अब हो चुका था। लड़की भी अब मेरे को देख रही थी, मैं भी देख रहा था, और दोनों हम एक दूसरे में खो गए थे। और तब वो कहने लगी, अरे कार नहीं चलाओगे, यहीं खड़े रहोगे? चलो अब तुम्हारे घर ही चलते हैं, बैठकर वहीं बात करेंगे। आखिरकार मुझे होश आया। अब मैं फिर कार चलाते हुए अपने फार्म हाउस में पहुंचा। अंदर आ चुका था, कार पार्किंग किया। तब मैं कहा कि अपने बाबा के घर नहीं जाओगी? तब वो कहने लगी कि चली जाऊंगी ना, क्या आप भगाना चाहती हो? मुस्कुरा रही थी, अपनी अदा दिखा रही थी। अब मैं उसके अदा और मुस्कुराहट में फंस चुका था। और वो जो खुशबू थी ना मोगरे वाली, और वो तो मुझे बहुत ही विचलित करती थी। जैसे मैं इतना मदहोश हो जाता उस खुशबू सूंघ करके। आखिरकार मैं अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन मैं उसके आगे दारू वारू का इंतजाम तो हुआ पड़ा था, लेकिन मैं चुपचाप था। कहने लगी, क्या अब आराम करोगे, कुछ खाओगे पियोगे, थके मारे आए हो? मैंने बोला कि हाँ, मैं तो ऐसे थोड़ा ड्रिंक करता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने हिम्मत नहीं हो रही। तब वो कहने लगा, अरे घबराओ मत, शर्माओ मत, जो करना है करो, मैं तुम्हें कौन रोकने वाली होती हूँ। अब एक तरह से मैं अब अपना इंतजाम अब स्टार्ट कर दिया था, पैग लगा रहा था, और लड़की चुपचाप बैठ के देख रही थी। अब कुछ ही देर में वो जो पैग था ना, जो मुझे बहुत कम नशा होता था, बस नींद आ जाती थी उतने पैग पीने के बाद में, लेकिन आज मुझे अलग ही अनुभव हो रहा था। 2 ही पैग पीने के बाद में वो लड़की तो एकदम दिल को भाने लगी थी। मैं देख करके अपना होश खोता जा रहा था। बस इच्छा हो रही थी कि कब अपने बाहों में भर लूं। अब वही हुआ। वो लड़की अब मेरी बाहों में थी, मुस्कुरा रही थी, प्यार भरी बातें कर रही थी। और वो रात हम लोग जागते हुए बिताते थे। जब सुबह के 3 बज गए ना, तब मेरे वो बंधन से आज़ाद हुई। कहने लगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बाबा अब जाग जाएंगे, अब पूछेंगे कि अब मैं कहाँ से आ रही हूँ। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, जल्द भागना होगा। तब मैंने उसको कुछ रुपए दिए कि ले लो और अपने बाबा का इलाज कराना। वो रुपए लेकर के तेजी से मेरे फार्म हाउस के कमरे से निकल चुकी थी। मैं अब आराम से लेट गया था। एक तरह से गहरी नींद में अब जा चुका था। सुबह मैं 9 बजे उठा था, थकान हुआ पड़ा था।
इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं आज काम पर निकलूं। मैं सोच लिया कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज यहीं आराम करूंगा। इसके बाद मैं अब वही फार्म हाउस में बैठा रहा। दिन के टाइम में भी एक दो पैग लगा करके उस लड़की के बारे में सोचता रहा कि कितनी खूबसूरत लड़की, कितनी सीधे सादी, चेहरा कितना सुंदर है और कितना मोहक है। काश ये मेरी पत्नी होती और मैं उसी को पत्नी बनाने को सोच रहा था। आखिरकार रात हुई और तब मैं फिर अपने हिसाब किताब लेकर बैठ चुका था। कुछ देर तक हिसाब किताब में लगा रहा और आखिरकार जब 9 बजा ना तो थकान अनुभव होने लगी थी। अब फिर मैं अपने दारू का पैक बना करके बैठ चुका था, धीरे धीरे ड्रिंक कर रहा था। इसके बाद जैसे दरवाजे पर खटखट हुई। अब मेरे फार्म हाउस में कोई आता जाता था नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन हो सकता है, और लड़की तो मेरे ध्यान से निकल चुकी थी। अचानक मैं आवाज़ लगाया, कौन है दरवाजे पर? तभी उस लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई पड़ी। अरे मैं हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए। तब मैं दौड़ता हुआ दरवाज़ा खुला और लड़की तो मेरी बाहों में समा गई। कहने लगी, अरे अकेले अकेले सब हो रहा है, मेरा इंतजार नहीं किए। अब मैं देख करके चौंक गया था कि क्या बोल रही है। वो तो कल की रात उसने दारू तो पिया नहीं था और आज कौन सी भाषा बोल रही है। मैं कहने लगा, तुम दारू पीती हो? तब वो कहने लगी, कभी कभी। इसके बाद तो मैं खुश हो चुका था कि चलो आज अच्छी पार्टनर मिल चुकी है। हम दोनों बोतल का दारू का आनंद ले रहे थे और कुछ जो रेडीमेड घर में था और उसको अब खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। मैंने पूछा कि बाबा की तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो कहने लगी, पहले से अब ठीक है, अब धीरे धीरे सेहत में सुधार हो रहा है। तब मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि अब शहर क्यों नहीं ले जाते हो, बाबा का शहर दिखाओ। तब बोली, बहुत सारा पैसा लगेगा ना। अब हाँ, एक बार शहर ले गई थी ना, तब से अब उनकी तबीयत में सुधार आ रहा है। अब मुझे अच्छा लगा, चलो अब उनके बाबा का तबीयत ठीक हो रही है। इसके बाद हम लोग खाने पीने के बाद अब वही हुआ। वो सुबह तक 3 बजे तक लड़की मेरे साथ में रहती थी। आज 3 बजे मुझे नींद में था मैं, अब मुझे जगाई कि दरवाज़ा बंद कर लो, अब मैं जा रही हूँ। तब मैं उठा और उसको कुछ पैसे दिया कि देखो अब घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अब कुछ पैसे रख लो ताकि अपना खर्च वगैरह परिवार को कर सकूँ। अब एक तरह से मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उस लड़की को अपना संगनी बनाऊं, शादी करूं, लेकिन मैं अभी बोल नहीं पाया था कि चलो धीरे धीरे प्यार बढ़ता रहेगा, इसके बाद मैं उससे बात करूंगा। लगभग 3 महीना हो चुका था और 3 महीने में वो लड़की हर रात मेरे साथ में रहती थी और सुबह 3 बजे वो निकल जाती थी। अब इसके बाद अगली रात को मुझे मिलती थी। अब मैं जब लौट रहा था शहर से ना, तो लड़की मुझे रास्ते में नहीं मिली और ना मुझे दरवाजे पर दस्तक दिया। अब एक रात मैं उसकी याद में अब गुजारता रहा, कब आएगी, लेकिन वो लड़की नहीं आई। दूसरी रात हुई, वो लड़की नहीं आई। हाँ, तीसरी रात को जब मैं अपने घर में आ चुका था फार्म हाउस में, तब आधी रात को लड़की दरवाज़ा खटखटाया। मैं जोर से आवाज़ दिया, कौन? तब वो खिलखिलाते हुए कहने लगी, मैं हूं ना, दरवाज़ा खोलो। अब थोड़ा नाराज़गी थी। अब मैं दरवाज़ा खोल करके, वो उसकी आदत थी मेरी बाहों में आ जाती थी, प्यार करती थी। तब मैं नाराज़गी दिखाते हुए कहा, तुम 2 रात कहाँ थी? तुम मुझे मिली नहीं, मैं तो सो ही नहीं पाया था। तब वो कहने लगी, मैं किसी ज़रूरी काम से दूर गई थी, चलो आ गई ना। आखिरकार मैं आज सब कुछ बताना चाहता था कि आज मैं अपने दिल की बात सब कुछ कहूँगा और उसको मनाने की कोशिश करूँगा कि मुझसे शादी कर ले। अब मैं उसको रानी की तरह रखूँगा। आखिरकार दारू पीने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब मैं अपने दिल की बात अब उस लड़की से कहने लगा कि देखो, अब हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। लड़की शादी की बात पर चौंक के मेरी तरफ देखने लगी, जैसे मैंने क्या अब उससे कोई कड़वी बात कह दिया। मेरी तरफ घूर रही थी। तब मैंने कहा, हाँ, मैं ये बात कई दिनों से सोच रहा था कि आज कहूँ कल कहूँ, चलो आज अच्छा दिन था
अब मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अपनी बाबा से बात करो, सब कुछ बताओ मेरे बारे में, और जल्दी से जल्दी हम शादी करना चाहते हैं। मैं तुम्हें अब अपना पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम मेरी सही में एक तरह से पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लड़की की आंखों में आंसू निकल रहा था। उसकी आंसू देख करके मैं अब एक तरह से डर गया। ऐसा मैंने क्या बोल दिया? लड़की रो क्यों रही है? मैं उसको चुप कराने लगा। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने ऐसी कौन सी कड़वी बात बोल दिया? मैं तो सिर्फ शादी के लिए बोला हूँ। तुम इतना अब उदास हो गई, इतना रोने क्यों लगी? लड़की चुप नहीं हो रही थी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस लड़की को चुप कराया। वो चुप हुई और तब मैंने पूछा, अब बताओ मैंने ऐसा कौन सी बात बोल दिया? और तब वो लड़की कहने लगी कि बाबू, तुम तो बिल्कुल सही बात बोले हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे परिवार के लिए खर्चा बर्चा देते रहती हो। अब तुमसे भला और कौन अच्छा मिल सकता है? लेकिन बाबू, मैं आपके साथ शादी के बंधन में बंध नहीं पाऊंगी। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहा था। ऐसा क्यों भाई? मेरे में क्या कमी है? मेरे पास सब कुछ है जो होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे पास में ऐसी कोई कमी दिखी? तब लड़की कहनी, नहीं बाबू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम पैसे वाले भी हो। तुम्हारे साथ कौन सी लड़की ना रहना चाहे? जिसकी भाग्य बढ़िया होगा वो तुम्हारे साथ में रहेगी। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में अब इतने टाइम तक रह पाई। लेकिन बाबू, मेरा समय नज़दीक आ रहा है। अब मैं उसकी बात सुन करके अवाक हो चुका था। क्या मतलब? क्या बोली समय नज़दीक आ रहा है? तब वो फिर रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, बाबू, अब मेरी बात को अब समझने की कोशिश करो। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मेरी भी दिल इच्छा थी, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं घबरा गया था। अरे क्या बोल रही हो तुम? समझ में आ रहा क्या बोली जा रही हो कब से? मैं डांटती हुई उसे कहने लगा और तब भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। मुझसे लिपट गई थी और सिसकी पर सिसकी ले रही थी। मैं उसको अलग किया, फिर शांत कराने की कोशिश किया। बड़ी मुश्किल से शांत हुई और तब वो कहने लगी कि बाबू, आज हमारी आखिरी रात है। अब इसके बाद में मैं आपसे कभी मैं उस लड़की को डांटते हुए कहा, ये सब क्या बोल रही हो? क्या बताने की कोशिश कर रही हो? तुम कहाँ चली जाओगी? लड़की फिर रोने लगी और कहने लगी कि बाबू, मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाती। लेकिन संसार का नियम है, इस जो धरती पर आया है उसको जाना ही पड़ता है। और मैं भी अभी तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मैं उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा ये क्यों बोल रही है, क्या इसके साथ में होने जा रहा है। अब मैं एक तरह से बहुत चिंता में हो चुका था उसकी बात सुन करके। अब मैं बोला, ये सब अब कैसे कैसी बात बोल रही हो? नहीं बोलना चाहिए ये सब बात। तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, अब जैसे हो, अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम उल्टी पुल्टी बात क्यों कर रही हो? और तब वो फिर सिसकी सिसकी लेने लगी, रोने लगी और कहने लगी, बाबू, बस आज की रात, अब इसके बाद इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊंगी। अब मुझे बड़ा एक झटका लगा दिल में। क्या मतलब मुक्त? क्या होगा तुम्हारे साथ में? तब वो कहने लगी, बाबू, जो तुम मुझे अब एक तरह से प्यार दिए हो, मैं उस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगी। इतना प्यार मुझे आज तक नहीं मिला, अपने परिवार से भी नहीं मिला। रोते हुए कहने लगी। अब फिर मैं बोला, ये बातें तो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम ये क्यों बोल रही थी? ये सब बातें क्या है? ये बात तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। तब वो कहने लगी, बाबू, यही सच्चाई है, मैं एक आत्मा हूँ। तब तो मेरी दिल धड़कन तेज तेज होने लगी। क्या मतलब? मैं उसको एक तरह से डांटती हुई बोला, लेकिन अंदर में जो दिल था ना, बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसकी बात सुन करके मैं आत्मा हूँ। मैं डांटते हुए बोला, कैसी बात कर रही हो तुम?
तुम तो हाड़ मांस की बनी हुई इंसान हो, जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो, तुम आत्मा कहाँ से हो गई? तब वो फिर रोते हुए कहने लगी, हाँ बाबू, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, अब मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है। हाँ, मैं अब आखिरी पल में तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, इस संसार को विदा करने आई हूँ। मुझे अब मुक्ति मिल रही है। मैं फिर अब कहाँ जाओगी मुझे खुद पता नहीं है। इसके बाद वो लड़की रोने लगी। मैं उसको अब हाथ पकड़ करके संभाल रहा था। अरे तुम शांत हो जाओ, ये सब बात मुझे समझ में नहीं आ रही। इतनी गुड़ गुड़ बातें बोल रही हो, ये सब क्या है? मैं तो जानना नहीं चाहता था कि वो क्या बोल रही है। मैं उस लड़की को एक तरह से दिलासा दे रहा था कि तुम शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम आत्मा कहाँ से हो सकती हो? तुम तो जीते जागते इंसान हो, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन लड़की कह रही थी, नहीं बाबू, यही सत्य है। अब मेरा समय आ चुका है, अब मुझे अब निकलना है एक लंबी सफ़र पर। अब फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अब वास्तव में मुझे अब वो छोड़ करके दरवाजे की तरफ चल पड़ी थी। अब मैं उसके हाथ पकड़ करके खींच रहा था। अरे नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी पत्नी बनोगी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। लेकिन आश्चर्य जब हुआ जब मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो मेरे हाथ से फिसल गई थी। एक धुएं के रूप जैसा एक क्षण के लिए दिखाई पड़ा। अब फिर वो लड़की गायब हो चुकी थी और उसको इस तरफ देख करके मैं बहुत डर चुका था। आखिरकार मैं जैसे अपना होश में आया, मुझे तो एक सपना की तरह लग रहा था। लेकिन जब मैं सदमे से बाहर निकला ना, तब मुझे सच्चाई का आभास हुआ कि लड़की सच कह रही थी। वो एक आत्मा थी, अब उसका मुक्ति हो चुका। तो मैं क्या इतने दिनों से एक आत्मा लड़की से प्यार कर रहा था और उसके साथ में शादी करने का सपना देख रहा था। ये भी सपना मेरा अधूरा रह गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद में अब मेरे जो परिवार वाले थे, अब मैं तो शादी करना नहीं चाहता था। ये दूसरा घटना मेरे साथ में घट चुकी थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद में मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप मुझ पर जोर देने लगे कि कम से कम लड़की तो देख ले, तस्वीर देख ले, अगर पसंद आए तो हाँ बोल देंगे, नहीं तो और इंतज़ार कर लेंगे। आखिरकार मैं जब तस्वीर देखने लगा ना, तो उसी लड़की जो आत्मा थी वैसा ही मिलता जुलता शक्ल मुझे दिखाई दिया। हाँ, एक नज़र में लगा कि बस यही तो है, इसी से मैं शादी करूँगा। और मैं झट से हाँ बोल दिया था। मेरे परिवार वाले भी देख करके आश्चर्य में डूब चुके थे कि ऐसा पंकज ने कैसे कर दिया, ये तो शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन मैं अब जल्द से जल्द उस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, देखना चाहता था क्या वही आत्मा लड़की मेरी पत्नी बन चुकी। और वही हुआ, शादी ब्याह करके मैं अपने घर ला चुका था। सेम, बस थोड़ा बहुत अंतर था, लेकिन लगता था ना कि वही आत्मा लड़की है जिसके साथ में दिल भर के प्यार करता था, उसके साथ में रातें गुजारता था। फिर वो लौट के आ चुकी है, लेकिन वो नहीं थी। वो मेरा जो दूसरा प्यार था, अब एक तरह से मैं अब उस आत्मा लड़की को भूलने की कोशिश करता था। हाँ, वो मेरी पत्नी में वही दिखाई देती थी, रंग रूप, बस थोड़ा सा अंतर जरूर था। आखिरकार मैं अपने पत्नी के साथ अब खुश हूँ, बाल बच्चे भी हो चुके हैं। लेकिन वो लड़की आज तक मुझे भूलना नहीं चाहता हूँ, ना भूलने की कोशिश करता हूँ। और कुछ ऐसी पत्नी को देख करके उस लड़की को याद आ जाती है। और जब मैं मुस्कुराता हूँ तो पत्नी आके कहती है, क्यों मुस्कुरा रहे हो जी? और तब मैं अपनी पत्नी को सच्चाई बताया था। मेरी बात सुन करके पत्नी मुस्कुरा दी और कहने लगी कि मजाक के लिए मैं ही मिली थी, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती है, ये मनगढ़ंत बातें होती है। और तब मुझे पत्नी की बात पर हंसी आ रही थी कि अगर तुम देखती तब न मानती, तुमने तो देखा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, पंकज जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।